गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने व्याकरण का अध्ययन प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने अन्विति का अध्ययन कर लिया है। वाक्य को किस प्रकार अशुद्ध से शुद्ध करते हैं, इसके सारे नियम आपको बता दिए गए हैं। आपने सारे उदाहरण एक बार स्वयं भी पढ़ लिए होंगे। तो बच्चों, व्याकरण में हम लोग अगले टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं निबंध के बारे में। निबंध व्याकरण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए और यह सबसे ज़्यादा अंक आधारित भी है। प्रस्ताव या निबंध के रूप में इसे पूछा जाता है। तो निबंध, एक अच्छा निबंध कैसे लिखना चाहिए आपको, और निबंध किस किस प्रकार का होता है और किस तरह के निबंध की क्या आपसे अपेक्षा होती है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम पहले आज के वीडियो में ये जानेंगे कि निबंध है क्या, उसको हमें किस प्रकार लिखना है और कितने प्रकार के निबंध होते हैं। और उसके बाद हम किसी एक निबंध को उदाहरण के तौर पर पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से उसमें सभी नियमों को देखा गया है और उस नियम के अंतर्गत हम सभी भी कैसे एक बेहतर निबंध लेखन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, पेज नंबर 1 निकालिए आप अपनी पुस्तक में। व्याकरण की ये पुस्तक आप सभी के पास है, तो आप इसमें पेज नंबर 1 निकाल लें, जिसमें निबंध के बारे में बताया गया है। किसी भी टॉपिक पर लिखने से पहले जरूरी है कि हम उसके विषय में ठीक से जानें और उस पर आधारित चीज़ों को पढ़ें। जो सबसे ज़्यादा पढ़ता है वही सबसे अच्छा लिखता भी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना पढ़े एक अच्छा जो है लेखन शैली विकसित कर सकें। अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो उसकी पहली शर्त यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको तमाम नई बातें सीखने को मिलेंगी, जिनको ध्यान में रखते हुए आप अपनी लेखन शैली दिन प्रतिदिन और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो देखते हैं निबंध का अर्थ क्या है। तो निबंध का शाब्दिक अर्थ है सम्यक रूप से बंधा हुआ या कसा हुआ। बंधा हुआ या कसा हुआ का क्या मतलब कि जो भी विषय हमें मिला हुआ है, हमारी जो लेखन शैली है वह ऐसी है कि सारे वाक्य, शब्द, जो भी पैराग्राफ है वो एक दूसरे से जुड़े हुए से प्रतीत हो। ऐसा न लगे कि कोई बात अभी हम कुछ और बात कर रहे थे पिछले पैराग्राफ में और अगला पैराग्राफ बिल्कुल विषय से हटकर कुछ और हो गया। ऐसा नहीं, उसमें एक कसावट होनी चाहिए हमारी भाषा में और सारी बातें उस विषय से जुड़ाव प्रकट करते हुए होनी चाहिए। निबंध में लेखक के व्यक्तित्व की छाप होती है। व्यक्तित्व की छाप क्यों होती है? क्योंकि जो निबंध होता है बच्चों, वो आपके अपने विचार होते हैं। क्योंकि आप निबंध रट करके तो नहीं लिख सकते, आप निबंध में अपने भाषा में लिखते हैं, अपने विचारों को लिखते हैं और अपने विचार आपको निष्कर्ष के अंतर्गत तो लिखने ही होते हैं। तो यदि आप निष्कर्ष नहीं देते हैं तो आपका निबंध अच्छा इसीलिए माना भी नहीं जाता है। तो वो आपके व्यक्तित्व की छाप होती है कि आप सोचते कैसे हो। निबंध बड़े से बड़े और छोटे से छोटे विषय पर लिखा जा सकता है। निबंध की कोई निश्चित सीमा नहीं होती और इसमें लेखक के मन की उन्मुक्त उड़ान होती है, यानी लेखक जैसे चाहे उस विषय पर आधारित बातें अपने विचार में लिख सकता है। निबंध लिखने में 2 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। पहला होता है सामग्री की और दूसरा होता है शैली। सामग्री मतलब कि पेन, कॉपी, किताब, इन सब की बात नहीं की जा रही है। सामग्री मतलब आप उस विषय से संबंधित किन तथ्यों से अवगत हैं, उस विषय से संबंधित क्या सामग्री, क्या जानकारी आपके पास मौजूद है। ये तो पहली बात हो गई, ज्ञान की बात कि आपके पास नॉलेज कितना है उस टॉपिक पे। और दूसरी बात आपकी लेखन शैली। बहुत लोग बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, बहुत अच्छी बातें जानते हैं, लेकिन जब उन्हें लिखने को कह दिया जाता है तो लिखते समय वो अच्छा नहीं लिख पाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो आप अगर पूछिए तो वो नहीं अच्छे से बता पाएंगे, नहीं कह पाएंगे। लिखने को दे दीजिए तो वो अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से लिख करके बता देंगे। ठीक है, तो एक निबंध लेखक के अंतर्गत ये दोनों बातें होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें विषय का ज्ञान ही नहीं होगा, सामग्री ही हमारे पास नहीं होगी तो हम लिखेंगे क्या? फिर हम एक ही बात को घुमा फिरा के इधर उधर लिखेंगे, पुनरावृत्ति होगी, हमें हमारे निबंध पे अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। और
यदि हम बहुत ज़्यादा जानते हैं लेकिन हमें लिखने ही नहीं आ रहा है, हम अपनी सामग्री को ऐसे लिख रहे हैं जैसे कि कोई चीज़ उठा के इधर उधर बिखेर दी गई हो, तो उसमें कहीं कोई जुड़ाव नहीं लगेगा, वहाँ भी हमें अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। तो इन दोनों बातों का संतुलन होना आवश्यक है। निबंध लेखन में न केवल अकेले सामग्री से काम चल सकता है, न केवल शैली से। अभी जो बातें मैंने आपको बताई, सामग्री एक अत्यंत आवश्यक तत्व है जिसके अभाव में निबंध लिखा ही नहीं जा सकता। सामग्री एकत्र करने के लिए हमें संसार की सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु का निरीक्षण करने की समझ और दृष्टि रखनी चाहिए और विभिन्न विषयों का गंभीर अध्ययन होना चाहिए। यानी आपको उस विषय में गंभीर जानकारी होनी चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। अध्ययन के पश्चात उस विषय पर मनन करिए, यानी सोचिए, और उसके साथ ही अभ्यास करते रहिए। अभ्यास किसका? उसको लिखने का। बिना अभ्यास के हम इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि हम सीधे एग्जाम के दिन बैठेंगे निबंध लिखने, तो आप एक बेहतर निबंध नहीं लिख पाएंगे। बेहतर निबंध वही छात्र लिखेगा जो इस पुस्तक में दिए गए टॉपिक्स को पढ़ रहा है और स्वयं से भी लिखने का प्रयास कर रहा है। वह निबंध में अच्छे से अच्छे अंक पा जाएगा। लेकिन जो उस दिन लिखने बैठेगा कुछ अंक तो पाएगा। और फिलहाल ये परीक्षा है, परीक्षा की बात अलग है। और भी ऐसे कई अवसर आते हैं जब आपको निबंध लिखने होते हैं, तो वहां तो आप बिल्कुल एक बेहतर निबंध नहीं लिख पाएंगे। तो इसके लिए अभ्यास आवश्यक है। सामग्री के अतिरिक्त दूसरा तत्व है शैली, जो निबंध का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। शैली का अर्थ है किसी कार्य को करने का ढंग, यानी निबंध को व्यवस्थित और संगठित रूप से लिखने की कला जिसमें होगी, निबंध उतना ही सारगर्भित और प्रभावशाली होगा। निबंध की भाषा सरल, सुबोध और सरस होनी चाहिए, यानी इसको पढ़ते समय बिल्कुल सहजता लगनी चाहिए, ऐसी कठिनता उसमें नहीं लगनी चाहिए। एकदम सरल भाषा, सरस भाषा होनी चाहिए आपकी। जहां तक हो सके तद्भव शब्दों के स्थान पर तत्सम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए, आपका निबंध और अच्छा कब लगता है, या आप कोई भाषण ही दे रहे हो, आपका जो है कब ज्यादा बेहतर लगता है? जब आप तद्भव शब्द, मतलब जो तद्भव तत्सम क्या है ये तो आप लोग जानते होंगे। तत्सम वे शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं, जस के तस हिंदी में ले लिए गए हैं, और तद्भव जो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप हैं जो हिंदी में रूप बदल करके आए हैं। तो यदि आप तत्सम का प्रयोग करते हैं तो आपकी भाषा ज्यादा प्रभावशाली होती है। तो प्रयास करना चाहिए कि लिखते समय तत्सम शब्दों का प्रयोग ज्यादा करें। ठीक है। इसके बाद हिंदी में प्रचलित अन्य भाषा के शब्दों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारे निबंध का आरंभ कैसा होगा, उसका मध्य कैसा होगा, और उसका अवसान यानी उसकी समाप्ति कैसी होनी चाहिए। तो निबंध के प्रारंभ में प्रस्तावना द्वारा लेखक पाठ का विषय से परिचय कराता है। आरंभ प्रभावोत्पादक और रुचिकर होना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, यानी ऐसा नहीं आप भूमिका दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और उसमें खूब लंबा चौड़ा उसी में लिख दिया, ये बिल्कुल नहीं आपको करना है। आपको भूमिका संक्षेप में होनी चाहिए, जो उस विषय से संबंधित जो है जानकारी प्रदान करे पाठकों को, और रुचिकर होना चाहिए प्रस्तावना। अगर प्रस्तावना, देखो कोई निबंध आप पढ़ने जाओ और पढ़ते ही आपको अच्छा लगे तो आप आगे पढ़ने की सोचते हो। अगर प्रस्तावना ही अच्छा नहीं लगा, आपको बोर कर रहा है, तो आप उसको नहीं पढ़ना चाहोगे। तो आपकी प्रस्तावना रुचिकर होनी चाहिए। उदाहरणों, सूक्तियों, काव्यांशों का प्रसंगानुसार प्रयोग करना। विषय का प्रतिपादन अनुच्छेदों में करना श्रेयस्कर होता है। लंबे अनुच्छेद और लंबे उदाहरण निबंध को नीरस बना देते हैं। अवसान में पूरे निबंध का सारांश होता है। अब जो आप बीच में बातें लिख रहे हैं विषय से संबंधित, वो कैसा होना चाहिए? उसमें उदाहरणों का, सूक्तियों का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे लंबे जो है उदाहरण नहीं दिए जाने चाहिए, वो बोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप निबंध का उदाहरण दे रहे हो और कोई घटना का वर्णन करने लगे, बड़ा सा कोई कहानी लिखने लगे, तो आप विषय से ही भटक जाओगे। ठीक है, तो आपको यह कार्य नहीं करना है। और जो अवसान होता है यानी अंत होता है, उसमें क्या करना है? उस पूरे निबंध का एक सारांश, उस पर आपको अपना निष्कर्ष देना होता है, कंक्लूजन आपको निकालना होता है और इसमें अपना विचार देना होता है। समाप्ति पर ध्यान रहे कि पाठक को ऐसा न लगे कि निबंध एकदम कहाँ और कैसे समाप्त हो गया। नहीं, ऐसा नहीं कि अचानक से आप अपना निबंध समाप्त कर दिए। समाप्ति पे पता चले कि आपका निबंध जो है एक उस विषय पर एक बेहतर जानकारी देते हुए एक तरीके से खत्म हो रहा है, और फिर अंत में आपने अपना निष्कर्ष भी दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि अचानक से निबंध खत्म हो गया। अपने मंतव्य
या काव्यांश द्वारा भी निबंध का समापन किया जा सकता है। यानी अंत में या तो आप अपना विचार दे सकते हैं या किसी कविता की पंक्ति के द्वारा आप अपना निबंध पूरा कर सकते हैं। उपसंहार ऐसा हो कि पाठक के मन पर अपनी छाप छोड़ सके। अब देखो, निबंध की जान होती है प्रस्तावना और उपसंहार, यानी जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होता है ना, वही निबंध की जान होती है। बहुत से निबंध पढ़ने वाले तो प्रस्तावना और अंत ही पढ़ते हैं, उससे ही उनको मालूम हो जाता है कि आपने क्या लिखा होगा निबंध में, वही आपके निबंध के बारे में सब कुछ बता देता है। तो आपको इन दोनों चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और इसको बहुत लंबा भी नहीं लिखना होता है, तो आप इस पर पूरा ध्यान देकर बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके बाद है निबंध के प्रकार। तो साधारणतया निबंध के 4 भेद होते हैं, ठीक है। एक होता है वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक और विचारात्मक, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने निबंध की प्रवृत्ति पहचाननी होगी कि आपका निबंध कैसा है और उसकी डिमांड क्या है, उसी के अनुसार आप अपना निबंध प्रारंभ करेंगे। जैसे सबसे पहले वर्णनात्मक निबंध में क्या होगा, इसमें किसी नगर का, किसी दृश्य का, किसी परिस्थिति का वर्णन करने को कहा जाएगा, और इसमें लेखक को भाव, विचार और कल्पना की पूरी स्वतंत्रता होगी। मान लो आपको किसी दर्शनीय स्थल के बारे में पूछ दिया गया, किसी तीर्थ स्थल के बारे में पूछ दिया गया, तो आप पूरा स्वतंत्र हो वहाँ के बारे में वर्णन करने के लिए। विवरण वाले में क्या करना होगा, आपको किसी घटना का, किसी कथा का, किसी यात्रा का, किसी संस्मरण का विवरण देना होगा। भावात्मक में क्या होगा, भावात्मक में कल्पना की प्रधानता होगी, इसमें आपके भाव, आपके विचार प्रधान होंगे और उसमें आप पूरी तरह से जो है स्वतंत्र होंगे लिखने के लिए। विचारात्मक में क्या होगा, विचारात्मक में आपको विचार करना होगा, कोई विषय दे दिया जाएगा, उसके पक्ष या विपक्ष में आपको अपने विचार रखने होंगे, और जैसे मान लीजिए विज्ञान के लाभ और हानि, इस पे आप विचार करेंगे, इसके पक्ष और विपक्ष पे। तो इस तरह से 4 निबंध होते हैं। सबसे पहले आपको अपने निबंध की पहचान करनी होगी, और उसके उपरांत जो है उसकी क्या डिमांड है, उसके अनुरूप आपको अपना निबंध लिखना होगा। तो अगली कक्षा में हम एक निबंध को उदाहरण के रूप में लेते हुए देखेंगे कि किस प्रकार इस निबंध लेखक ने एक बेहतर निबंध लिखने का प्रयास किया है, और फिर आप उसी सेम टॉपिक पे अपनी रफ कॉपी में निबंध लिखने का प्रयास करिएगा। तो अगली कक्षा में हम जो पहला निबंध है हमारा, मेरे जीवन का लक्ष्य। अब आप बताओ इस किस प्रकार का निबंध है, विवरणात्मक है, वर्णनात्मक है, भावात्मक है या विचारात्मक है। ये भावात्मक है। भावात्मक क्यों है, इसमें आपके भाव या विचार ही तो पूछे जाएंगे। मेरे जीवन का लक्ष्य, आप पूरी तरह स्वतंत्र है अपने लक्ष्य के बारे में वर्णन करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से जो है इस निबंध को लिखा गया है, ठीक है। और ऐसे ही हम भी इसको उदाहरण के रूप में लेके एक बेहतर निबंध कैसे लिख सकते हैं, ये हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा यहीं पूरी होती है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।